Good morning, friends. Good morning, friends. I am from Tribute Classes. आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिससे सुनकर आप खुद भी शौक हो जाओगे। सर ये कैसा, हम लोग तो बचपन से पढ़े इंडिया फेडरलिज्म कंट्री है। सर इंडिया बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फेडरेशन में क्या होता है ना, कितना कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब इंडिपेंडेंटली आके एक दूसरे को अपना पावर शेयर करके एक सेंटर में बहुत ही बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक क्या, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को होल्ड करके रखता है, कंट्री स्टेट को होल्ड करके रखता है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री बहुत ही मजेदार है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? क्या इंडिया पूरी तरीके से फेडरल कंट्री है? मैं आंसर बोलना चाहूंगा, मेरा आंसर है नहीं। कैसे, सुनो, ठीक है। शौक हो गया ना। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, पहले क्या होता था, पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, तब बहुत तरीके से झगड़ा हो रहा था, बहुत तरह हर जगह झगड़ा हो रहा था। हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ चाहिए था, किसी को कुछ, मतलब प्रिंसली, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जिसको यूनाइट करना था, ठीक है। मतलब बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे, रीजनल डाइवर्सिटीज था, कल्चरल डाइवर्सिटीज था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। इन ऐसे समय में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ऐसा बनाया कि सारे को, मतलब सबको फेडरल, सबको लिबर्टी मिले, सबको फ्री मिले, सबको फ्रीडम मिले, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ नेशन। ध्यान से देखना, एज ए यूनियन ऑफ नेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ नेशन, ठीक है। इसने पूरी तरीके से फेडरलिज्म घोषित नहीं किया, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब समझ रहे हो, यूनियन मतलब स्टेट का वो यूनियन है, ठीक है। पूरी तरीके से फेडरलिज्म यूज नहीं किया, ठीक है। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड, जो फेडरेशन वर्ड है या फिर जो फेडरलिज्म है उसको यूज नहीं किया उसने, ठीक है। बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। लेकिन फेडरलिज्म नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे इंडिया ने फेडरलिज्म का सारे फीचर्स को अपनाया, ठीक है। फेडरलिज्म नहीं है, फिर भी इंडिया ने सारे फीचर्स को अपनाया। कैसे ना, क्या क्या फीचर्स है, देखो बहुत सारे। तो इसलिए बहुत सारे राइटर्स जो है उन्होंने इंडिया को सेमी फेडरलिज्म या फिर सेमी फेडरलिज्म में बोला है, ठीक है। मतलब आधा फेडरलिज्म, ठीक है, और आधा यूनियन स्टेट, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया जो पूरी तरीके से फेडरल कंट्री नहीं है, लेकिन सारे प्रिंसिपल जो फेडरल कंट्री का उन्होंने अपनाया, ठीक है। जैसे कि पहला फीचर्स क्या था, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। और 2 टायर से आधा, 1 टायर से आधा ज्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट। तो उसमें वही हुआ, 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 तरह का गवर्नमेंट है, टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। समझ रहे हो? इस टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शंस स्पेसिफाइड ऑन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब जितना भी टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसका खुद का एक जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। खुद का जुरिडिक्शन, खुद का मैटर्स खुद सॉल्व कर सकता है। आज पर कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने सब कुछ ग्रांटेड किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के सब लोग काम करते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? अब यूनियन लिस्ट किस तरह से हमारा कंट्री डिवाइड हुआ है, देखो। क्या पहला क्या है, यूनियन लिस्ट। सेकेंड क्या है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। फोर्थ है रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है, ठीक है। देखो, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट क्या है, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या है, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है। जो पूरे नेशन के लिए इंपोर्टेंस है, जो पूरे होल नेशन के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जो पूरे होल नेशन के लिए बेनिफिशियल है उसको ही वो, मतलब उसी में ही लॉ बनाएगा, उसी में ही ऑर्डर बनाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जो नेशनल के लिए इंपोर्टेंस है, नेशनल एज ए होल के इंपोर्टेंस है, वो उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट। जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग। डिफेंस क्या है, एक सेंट्रल है, समझ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फॉरेन अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा। अब सर पूछोगे बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन कैसे? अब देखो, तुम उड़ीसा में रहते हो, ठीक है,
तो क्या होगा ना, तुम्हारा बैंकिंग है स्टेट बैंक ऑफ उड़ीसा, मान लो स्टेट बैंक ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो तुम लोग अभी जम्मू एंड कश्मीर जाओगे तो स्टेट बैंक ऑफ उड़ीसा नहीं होगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, स्टेट बैंक उड़ीसा नहीं होगा। तो समझ लो ना, तो बैंकिंग अफेयर हमेशा ये होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, समझ लो, पूरे कंट्री में करेंसी भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके मतलब तुम्हारा यूनिटी बनाया रहेगा, समझ में आया। वैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, वो होता है हमारा यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन देम, ठीक है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इसमें लॉ बना सकता है, चेंज कर सकता है, चेंज ला सकता है, और कोई भी चेंज नहीं ला सकता। समझ में आया। अब आता है तुम्हारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है बेटा ना, कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंट, ठीक है। जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट और लोकल लेवल का जो भी इंपोर्टेंस है, जो भी मतलब अफेयर्स है, उसको वही कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया। कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस, ठीक है। जो स्टेट और लोकल के लिए इंपोर्टेंट होगा उसी में डिसीजन करेगा, ठीक है। उससे बियॉन्ड और कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि हमारा होता है पुलिस, ठीक है, उड़ीसा पुलिस, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। उसी दायरे में इस सब चीजों में स्टेट गवर्नमेंट लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ में आया। एग्जाम्पल ले लो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है ना, अपने खुद का इरिगेशन एग्रीकल्चर अच्छा होने के लिए खुद का लॉज बनाता है, खुद का स्कीम्स बनाता है, ठीक है। जैसे कालिया योजना हो या फिर मतलब बहुत सारे ऐसी योजना होता है ना जो नवीन पटनायक बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। समझ में आया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन देम, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए लॉ बना सकता है और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी उसमें हाथ नहीं होता। समझ में आया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक्स लॉज ऑन देम, ठीक है। चलो समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब सबको यही कंफ्यूजन होता है, सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? सर बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में तुम्हारा जो कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन ले लो, कॉमन वर्ड सही रहेगा। कॉमन होता है क्या? कॉमन ना, जो बोथ स्टेट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है, दोनों का हक है उस पर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ना, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा डिसीजन जो यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हक होगा, दोनों ही चेंज कर सकते, दोनों का ही उसमें हाथ रहेगा, ठीक है। सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एक्सेट्रा। एजुकेशन देख लो, तुम्हारा स्टेट एजुकेशन होता है, स्टेट बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड होता है। तुम कहाँ पे पढ़ते हो ना, सेंट्रल बोर्ड में पढ़ते हो। स्टेट बोर्ड क्या होता है ना, उड़ीसा बोर्ड, ठीक है। तो अलग अलग बोर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। समझ में आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट उनको बोला जाता है। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ठीक है, इसमें बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो किसका लॉ बाउंड रहेगा ना? इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लॉज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल, ठीक है। अब भाई इन्होंने क्या किया, अब क्या होता है ना, जिसका भी इसको बहुत हेलो, ठीक है, इसका भी क्या होता है, उन्होंने वो क्या किए ना, झगड़ा ना हो इसलिए उन्होंने एक लाइन बना दिया, क्या कुछ भी हो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ बाउंड रहेगा, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट का ही माना जाएगा अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। अब आता है तुम्हारा रेसिडुअरी लिस्ट में क्या आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो एफएस आए, जैसे कि कंटेन्स दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। इन तीनों के लिस्ट में जो भी नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि कमिंग अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ऐसे चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई, जैसे कि आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन लॉ बनाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है इसमें लॉ बनाने का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है इसमें लॉ बनाने का। समझ में आया? क्लियर हो गया तुम्हारा? अगर कुछ भी डाउट इस चीज को लेकर प्लीज मुझे पूछ सकते हो। आज इतना समझाया, क्या समझाया तुम्हें ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट। समझ में?
कैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फेडरलिज्म है कैसे बना, समझ में आया ये। चलो अगर कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ पूछिएगा व्हाट्सएप में। और हाँ प्लीज़ बेटा कोई भी नोट्स बना के नहीं दे रहा, प्लीज़ सीरियसली लो इसको, एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से लिखो, पढ़ोगे तभी जाके कुछ कर पाओगे, समझ में आया, तभी जाके अच्छे से मार्क्स लेके आ पाओगे। चलो थैंक यू।